कहानी शुरू होती है सन 1939 में। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। इसी दौरान हमें एक ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर पीटर नाम के एक आदमी की टीम के साथ हिंदुस्तान के लिए निकल रहा होता है। दरअसल हिंदुस्तान में हिमालय पर्वत के पास जाकर दुनिया की जो सबसे 9वीं ऊंची चोटी है जिसका नाम नांगा पर्वत है, उस पर चढ़ाई करना चाहते हैं। ये पूरी टीम अब पर्वत पर चढ़ना शुरू कर देती है। जब ये ऊपर पर्वत पर चढ़ रहे होते हैं तभी हेनरिक का पैर फिसल जाता है और वो बहुत बुरी तरह से गिरता है, जिसमें उसका पैर जख्मी भी हो जाता है। पर वो किसी को अपनी चोट के बारे में नहीं बताता क्योंकि वो वापस नीचे नहीं जाना चाहता। वो किसी भी कीमत पर शिखर तक पहुंचना चाहता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हैं और कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इन्हें एक जगह पर कैंप लगाना पड़ता है। पर अगले दिन मौसम और भी खराब हो जाता है। इसीलिए हेनरिक की टीम का जो इंचार्ज है जिसका नाम पीटर है, वो सबको ऑर्डर देता है कि हम सब नीचे वापस जाएंगे। इस बात से हेनरिक को बहुत गुस्सा आता है। वो पीटर को समझाने की कोशिश भी करता है कि हम बहुत नजदीक हैं, हमें ऊपर जाना चाहिए। पर पीटर उसकी बात नहीं मानता और वो अपने साथियों के साथ नीचे उतरना शुरू हो जाता है। हालांकि हेनरिक ऊपर जाना चाहता है पर वो जानता है कि यहाँ से ऊपर अकेले जाना असंभव है। इसीलिए वो भी टीम के पीछे नीचे उतरना शुरू कर देता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसे दलाई लामा का फोटो देना चाहता है, पर हेनरिक मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे किसी काम का नहीं है। वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन होगी। वो फोटो लेकर वापस नीचे पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सभी साथी बैठे होते हैं। यहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी होते हैं और वो हेनरिक को बताते हैं कि जर्मनी के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है, जिसके हिसाब से तुम अब वॉर प्रिजनर हो। इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान के ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का कब्जा था। इन सब को गिरफ्तार करके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी इलाका होता है। यहाँ पहुँचने के बाद हेनरिक अपने आप से वादा करता है कि वो बहुत जल्द इस जेल से भाग जाएगा। हेनरिक कई बार कोशिश भी करता है पर हर बार वो पकड़ा जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और हेनरिक को इस जेल में पूरे 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन उसकी पत्नी का लेटर आता है जिसमें उसकी पत्नी ने लिखा होता है कि जिस वक्त तुम पहाड़ चढ़ रहे थे उस वक्त तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया था, पर वो तुम्हारे बारे में अभी कुछ नहीं जानता क्योंकि वो बहुत छोटा है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगी। उसकी पत्नी ने डाइवोर्स पेपर्स भी भेजे होते हैं और लेटर में लिखा होता है कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, प्लीज तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन करके वापस भेज दो ताकि पेपर्स मिलते मैं दोबारा शादी कर लूँ। इस बात से हेनरिक को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत दुख भी होता है और वो अपने आप को इस सजा देता है जिसमें वो जख्मी भी हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल आता है सन 1944 का, जहाँ पर हेनरिक को पता चलता है कि उसके कुछ साथी जेल से भागने की तैयारी कर रहे हैं। हेनरिक भी उनके साथ मिल जाता है। यहाँ पर सब के सब लोग हिंदुस्तान के लोगों की तरह कपड़े पहन लेते हैं और ब्रिटिशर्स को धोखा देकर हेनरिक और उसके साथी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हेनरिक अपने साथियों को कहता है कि यहाँ से मैं अकेला ही सफर तय करूंगा और वो अपने साथियों को छोड़कर निकल जाता है। लेकिन उसे रास्ते का नहीं पता, न ही उसे मंजिल पता है कि उसे कहाँ जाना है। इसीलिए वो पहाड़ों की गुफाओं पर कई दिन गुजारता है और हर पल हर वक्त अपने बेटे को याद करता है जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं है। हेनरिक को अपना पेट भरने के लिए मंदिरों से पैसे और खाना चुराना पड़ता है। एक रात को जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तभी उसके पास एक आदमी आता है और ये आदमी उसी का साथी होता है जिसका नाम पीटर है, जिसके साथ वो जेल से भागा था। ये दोनों की दोनों रात वहीं पर गुजारते हैं। अगली सुबह पीटर हेनरिक को बताता है कि जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती वो अपने देश वापस नहीं लौटना चाहता। इसीलिए वो तिब्बत से होता हुआ चाइना जाएगा जहाँ पर शायद उसे कुछ काम मिल जाए और उसकी गुजर बसर हो जाए। हिंदुस्तान के जिस हिस्से में इस वक्त ये होते हैं यहाँ से तिब्बत का बॉर्डर 65 किलोमीटर दूर होता है, पर यह सफर इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इन्हें पहाड़ों से, ग्लेशियर से और कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। तिब्बत इस दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे आइसोलेटेड देश है। अभी दोनों के दोनों एक लंबा सफर तय करके तिब्बत के एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर इनका स्वागत नहीं किया जाता। इन दोनों को बताया जाता है कि जो 13 दलाई लामा थे उन्होंने एक रूल बनाया था कि यहाँ पर कोई भी फॉरेनर नहीं आएगा क्योंकि बाहर से लोग आकर हमारी गवर्नमेंट पर, हमारे देश पर अपना कब्जा कर सकते हैं। वो हमारे धर्म को, हमारे मोनेस्ट्रीज को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक यही कारण होता है कि फॉरेनर्स का इस देश में आना
मना होता है। इन दोनों को तिब्बत से बाहर पहुंचा दिया जाता है। एक बार फिर से ये हिंदुस्तान और तिब्बत के बॉर्डर पर हैं, जहां पर खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। तभी तिब्बत बॉर्डर पर एक मेला लगता है। ये दोनों के दोनों मेले में जाते हैं। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो पीटर के हाथ में रिस्ट वॉच देखने के बाद उसे खरीदना चाहते हैं। हेनरिक उसे कहता है कि अगर मेरे पास रिस्ट वॉच होती तो मैं उसे बेच देता। उसके कहने पर पीटर अपनी वॉच बेच देता है। हालांकि वो वॉच उसके लिए बहुत बेशकीमती होती है, क्योंकि वो उसे उसके पिता ने दी थी। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और जब ये कुछ आगे पहुंचते हैं तो पीटर को पता चलता है कि हेनरिक के पास एक नहीं बल्कि तीन रिस्ट वॉचेस हैं। इस बात से वो पीटर से बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम अपनी वॉचेस बेच सकते थे, पर हेनरिक को अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं होता। वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, साथ ही साथ उसके अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है। पर जब पीटर उसे छोड़कर जाने लगता है तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सारी घड़ियां रख सकते हो। इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। हेनरिक अपने बेटे को बहुत याद करता है। वो हिसाब लगाता है कि आज वो 3.5 साल का हो चुका होगा। पीटर उसे कहता है कि तुम अपने बेटे को लेटर लिखो, उसे बताओ कि तुम जिंदा हो। पीटर अपने बेटे के लिए यहाँ से एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपने बेटे को लिखता है कि वो किस तरह की जगह पर है। उसके दिल में बहुत सारी चीजों को लेकर पश्चाताप है, पर उसे उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मौसम बदल जाता है और चारों तरफ बर्फ गिर जाती है। ऐसे मौसम में इन दोनों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। साथ ही साथ अब ये जख्मी भी हो चुके हैं और एक रात को जब ये सो रहे होते हैं तभी यहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और इनके पास जो भी सामान होता है वो सब इनसे छीन लेते हैं। ये दोनों के दोनों अब बर्फीली पहाड़ियों पर फंसे हुए हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए। तभी इन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है और जब ये दोनों उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये तिब्बत के लोग हैं जो तिब्बत की राजधानी लासा जा रहे हैं। ये दोनों भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि तिब्बत की राजधानी लासा में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो एक धार्मिक जगह भी है, पर ये दोनों इन सबको झूठ कहते हैं कि इनके पास उस जगह जाने का परमिट है। वो इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और अब ये दोनों के दोनों लासा पहुंच जाते हैं, पर ना इनके पास खाना है ना खाना खरीदने के लिए पैसे। इसीलिए जब ये घर के बाहर डॉग्स को खाना खाते हुए देखते हैं तो ये उन्हें हटाकर उनका खाना खाना शुरू कर देते हैं। पर तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत आती है जो इन्हें झाड़ू से मारना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जिसका एक घर है और वो इन दोनों को अपने घर पर स्टे करने के लिए, खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। साथ ही साथ वो यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन भी ले लेता है कि वो इन दोनों को अपने घर पर मेहमान के तौर पर रखना चाहता है। अब जब हेनरिक और पीटर घर पर होते तो उनके पास एक लेडी आती है जिसका नाम पैमा होता है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर मिस्टर नोंग ने भेजा है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि वो यहाँ की गवर्नमेंट में एक बहुत ही ऊंचे पद पर है। पैमा इस शहर की इकलौती टेलर होती है, इसीलिए उसे यहाँ पर इन दोनों का नाप लेने के लिए भेजा होता है ताकि वो इनके लिए कपड़े बना सके। हेनरिक पैमा को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है कि किस तरह से वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा, किस तरह से वो एक बहुत ही अच्छा एथलीट था। पर पैमा उससे इम्प्रेस नहीं होती। वो कहती है कि हमारी सिविलाइजेशन में और तुम्हारी सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। आप लोग सिर्फ उसे अप्रिशिएट करते हो, उसे एडमायर करते हो जो अपने आप को अपनी जिंदगी में टॉप तक ले जाता है, पर हमारी सिविलाइजेशन उसे एडमायर करती है जो अपने ईगो को यानी कि अहंकार को हमेशा के लिए त्याग देता है। ये सुनकर हेनरिक पूरी तरह से शांत हो जाता है, जैसे उसके सारे शब्द खत्म हो गए हो। अब यहाँ पर इन्हें कुछ वक्त हो जाता है और एक दिन जब ये दोनों के दोनों पैमा के साथ मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें आइस स्केटर शूज देखते हैं। पैमा को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। ये वहाँ से वो आइस स्केटिंग वाले शूज खरीद लेते हैं और ये दोनों के दोनों बर्फ में पैमा के साथ आइस स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पैमा और पीटर के बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पैमा हेनरिक को पसंद नहीं करती क्योंकि उसकी हर एक बात में कहीं ना कहीं उसे ईगो दिखता है। पीटर यहाँ आइस पर एक मॉन्क को अपने साथ स्केटिंग करना सिखा रहा होता है। तभी ऊपर से दिखाया जाता है जहाँ पर दलाई लामा 14, जो कि अभी बहुत छोटे होते हैं, वो दूरबीन से हेनरिक को देख रहे होते हैं। हेनरिक को यहाँ पर शहर के सर्वे का एक जॉब भी मिल जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब इन दोनों को यहाँ पर 1 साल बीत चुका है। पैमा और पीटर एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए दोनों शादी कर लेते हैं। और एक दिन नोंग, जिसने इन दोनों के लिए कपड़े बनवाए थे, अब वो इन दोनों का अच्छा दोस्त भी है। वो इन्हें बताता है कि जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए हैं,
यानी कि वॉर खत्म हो चुका है। हेनरिक को ये जानकर बहुत खुशी होती है। वो अपने कमरे में जाता है और अपना सामान पैक करना शुरू करता है, पर तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो हेनरिक को एक लेटर देती है। वो कहती है कि तुम्हारा लेटर है। हेनरिक जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो उसके बेटे का लेटर होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम मेरे फादर नहीं हो, मुझे लेटर लिखना बंद कर दो। हेनरिक को ये पढ़कर बहुत दुख होता है। अगले दिन जब हेनरिक सो रहा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो उसे एक लेटर देता है और ये लेटर भेजा होता है दलाई लामा की मॉम ने। हेनरिक अब दलाई लामा की मॉम के पास जाता है, जहाँ पर वो हेनरिक को बताती है कि दलाई लामा तुमसे मिलना चाहते हैं, और वो उन्हें सारे शिष्टाचार भी बताती है कि दलाई लामा से कैसे मिला जाता है। वो बताती है कि तुम्हें सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करना होगा, उनकी आंखों में तुम नहीं देख सकते और ना ही उनसे पहले कुछ बोल सकते हो। साथ ही तुम उनकी बराबरी में नहीं बैठ सकते, यानी कि तुम्हारी बैठने की जगह उनकी बैठने की जगह से नीचे होनी चाहिए। अब हेनरिक उस जगह पहुंच जाता है जहां पर दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा अभी बच्चे हैं और जब हेनरिक उनके सामने अपना सर झुकाता है तो वो उसके पीले बाल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि तिब्बत में किसी के बाल भी पीले नहीं होते। दलाई लामा हेनरिक से पूछते हैं, क्या तुमने कभी फिल्म देखी है? हेनरिक कहता है कि पिछले 8 सालों से मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे याद है। दलाई लामा कहते हैं कि मैंने भी देखी है, मेरे पास एक प्रोजेक्टर है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ शहर में एक थिएटर बनाओ जहाँ लोग पिक्चर देख सकें। साथ ही तुम हर रोज मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मैं तुम्हारे देश के बारे में, तुम्हारी संस्कृति के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। हेनरिक दलाई लामा की बात मान जाता है और वो मूवी हाउस का काम शुरू करवा देता है। पर जब वहां पर खुदाई हो रही होती है तो खुदाई करने वाले सभी रुक जाते हैं। हेनरिक उनके पास जाता है। हेनरिक को बताया जाता है कि यहाँ पर अर्थवॉर्म्स यानी कि केचुए हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पर खुदाई नहीं कर सकते। हेनरिक दलाई लामा के पास जाता है। दलाई लामा हेनरिक को बताते हैं कि तिब्बत के लोगों का विश्वास है कि इस दुनिया में जो भी लिविंग थिंग है वो उनकी पिछले जन्म की मॉम है, इसीलिए उनके प्रति उन्हें अपनी रिस्पेक्ट को शो करना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी। हेनरिक पूछता है तो मुझे अब क्या करना चाहिए? दलाई लामा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक समझदार इंसान हो, तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। हेनरिक वहां पर बहुत सारे मॉन्क्स को बुलाता है और जितने भी अर्थवॉर्म जमीन के नीचे से निकलते हैं वो उन सब को दूसरी जगह छोड़ देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हेनरिक दलाई लामा को अपने देश के बारे में, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। हालांकि हेनरिक को बोला गया था कि वो दलाई लामा को छू नहीं सकता, उनकी आंखों में नहीं देख सकता और ना ही उनकी बराबरी में बैठ सकता है, पर दलाई लामा इस तरह का कोई भी परहेज नहीं करते। वो हेनरिक के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती का बॉन्ड बहुत गहरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ये ऐलान कर देता है कि तिब्बत उन्हीं की कंट्री का एक हिस्सा है और बहुत जल्द तिब्बतियंस को चाइनीज गवर्नमेंट को ज्वाइन करना होगा। पर तिब्बत के राज प्रतिनिधि इस बात को पूरी तरह से ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि तिब्बत ऐसा कभी भी नहीं करेगा और तिब्बत की सीमा के अंदर जितने भी चाइनीज हैं उन सबको वहां से निकाल दिया जाए। वहीं हेनरिक जब एक बार रेडियो ठीक कर रहा होता है तो दलाई लामा उससे पूछते, क्या तुम अपने देश की न्यूज को सुनते हो? हेनरिक कहते हैं कि नहीं, मैं अपने देश की न्यूज नहीं सुनता। दलाई लामा पूछते, क्या तुम्हारा वहां पर कोई दोस्त या परिवार नहीं है? हेनरिक कहता है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। दलाई लामा उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? हेनरिक बताता है कि मैं बच्चा नहीं चाहता था और जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो मैं उसे छोड़कर यहाँ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आ गया। पर ये कहते हुए उसके चेहरे पर, उसकी आवाज में उदासी होती है। उसे एहसास है कि उसने जो कुछ भी किया था वो गलत था। हेनरिक अब यहाँ पर मूवी थिएटर भी तैयार कर देता है और जिस दिन क्रिसमस होता है वो सबको अपने घर पर इनवाइट करता है, अपने दोस्त पीटर को भी। वो उसे गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट वही घड़ी होती है जो उसकी पिता की थी, जो उसने हेनरिक के कहने पर मेले में बेच दी थी। इससे पता चलता है कि हेनरिक का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ तिब्बतियंस के बीच में रहकर दलाई लामा के साथ से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसके अंदर जो भी ईगो था, जो भी गुस्सा था, अब वो बहुत हद तक कम हो चुका है। वहीं एक रात को दलाई लामा को सपना आता है कि जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उस गांव को चाइनीज आर्मी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। उनके मंदिरों को यानी कि मोनेस्ट्रीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कई बेगुनाह लोगों को और मॉन्क्स को मौत के घाट उतार दिया। इस सपने से वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। पर अगले दिन उन्हें पता चलता है कि जो सपना उन्होंने देखा था वो सब कुछ हकीकत में हुआ है। चाइनीज लोगों ने उनके गांव पर अटैक करके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। इस घटना के बाद
तिब्बत के लोग जो बहुत धार्मिक हैं, जो शांति, दया और दोस्ती में विश्वास रखते हैं, पहली बार अपनी आर्मी बनाते हैं जिसमें 8000 लोग होते हैं। हेनरिक को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है कि तिब्बत एक शांति और प्यार से रहने वाला देश है। वो अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर डर देख रहा होता है। उसे एहसास होता है कि उसके देश ने जब दूसरे देशों पर हमला किया था जो उनसे कमजोर थे, तो उन देश वालों को कैसा लगा होगा। ये सोचकर उसे अपने आप पर शर्म आती है। अब तिब्बत में चाइनीज ऑफिशियल्स आते हैं जो कि दलाई लामा से मिलने के लिए उनकी जगह पर जाते हैं। यहाँ पर मॉन्क्स कई दिनों से एक रंगोली बना रहे होते हैं जो एनलाइटमेंट का और पीस का एक प्रतीक होता है, और चाइनीज ऑफिसर्स उसे जानबूझकर अपने पैरों से रौंद कर खराब कर देते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर दलाई लामा को उनसे बात करनी है तो उन्हें उनकी बराबरी में आकर बैठना पड़ेगा। वो दलाई लामा से नीचे नहीं बैठेंगे। दलाई लामा कहते हैं कि ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, और वो उनसे भी नीचे बैठकर उनसे बात करना शुरू करते हैं। चाइनीज दलाई लामा को कहते हैं कि तिब्बत को चाइना का हिस्सा बनना पड़ेगा। दलाई लामा कहते हैं कि अभी उनकी कोरोनेशन सेरेमनी नहीं हुई, यानी कि जिस गद्दी पर उनका अधिकार है, उनका एक तरह से राज्याभिषेक यानी कि उनकी जो पदवी है उन्हें नहीं दी गई है, इसीलिए वो इस फैसले को नहीं ले सकते। इस बात से चाइनीज ऑफिशियल यहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं और बहुत जल्द तिब्बत के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर तिब्बत का सीनियर ऑफिसर जिसका नाम नोंग है, वो अपने सीनियर से कहता है कि हमें चाइनीज के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानते। इसीलिए नोंग उस जगह जाता है जहाँ पर तिब्बत का सारा गोला बारूद होता है। वहाँ पर अपने एक आदमी को मशाल देकर उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से तिब्बत मात्र 11 दिन में इस जंग को हार जाता है। और जब चाइनीज ऑफिसर्स यहाँ पर तिब्बत में आकर तिब्बत के ऑफिसर्स से डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाते हैं, तभी एक आदमी हेनरिक को बताता है कि सब का सब नोंग ने किया है। उसने उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया जहाँ पर हमारा पूरा गोला बारूद था। अगर वो हमारे पास होता तो हमारी गुरिल्ला सेना पहाड़ों में चाइनीज सेना को कई महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक भी उलझा कर रख सकती थी, और इसी बीच हम बाहर से मदद ले सकते थे। पर अब नोंग ने सब कुछ तबाह कर दिया। नोंग वही आदमी है जिसने हेनरिक को और पीटर को कपड़े बनवा कर दिए थे, और वो हेनरिक का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। हेनरिक नोंग के पास जाता है और उसने जो उसे जैकेट दिया था वो उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। वो कहता है कि तुमने अपने देश से धोखा किया, तुम एक गद्दार हो। अगर मैं पहले जैसा इंसान होता तो मैं चाहता कि तुम मर जाओ, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम लंबा जियो ताकि तुम्हारी शर्म, तुम्हारी शर्मिंदगी ताउम्र तुम्हारे साथ चलती रहे। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है और दलाई लामा के पास जाता है। वो दलाई लामा से कहता है कि उनका अब तिब्बत में रहना ठीक नहीं है। दलाई लामा उसे कहते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर किसी बात का सॉल्यूशन ना भी हो तो उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए चिंता करना छोड़ दो। वैसे भी मेरी जिंदगी दूसरे लोगों के नाम है, उनकी सेवा से ही मुझे मोक्ष मिलेगा। हेनरी कहता है तो मैं भी अपने देश वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरा मोक्ष आप हो। दलाई लामा उसे बताते हैं कि एक बार बुद्धा ने कहा था कि मेरी नजर से, मेरे ज्ञान से तुम मोक्ष नहीं पा सकते, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए हमेशा हार्ड वर्क करो और अपने मोक्ष को खुद पाओ। वो हेनरिक को ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हें अपना कभी पिता समझा, तुम्हें अपने बेटे के पास ऑस्ट्रिया वापस चले जाना चाहिए। हेनरिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ था। दलाई लामा कहते हैं कि मेरी इंटॉर्नमेंट सेरेमनी होने वाली है, जिसे अटेंड करने के बाद तुम अपने बेटे के पास वापस लौट जाना। वैसे भी अब तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। दलाई लामा की इंटॉर्नमेंट सेरेमनी होती है जिसमें उन्हें तिब्बत का स्पिरिचुअल और टेम्परल लीडर बना दिया जाता है। इसके बाद हेनरिक सन 1951 में 13 साल बाद अपने देश वापस लौट जाता है, जहाँ पर पहली बार वो अपने बेटे को देखता है और उसे वो म्यूजिक बॉक्स देता है जो उसे दलाई लामा ने दिया था। अब कई सालों बाद दिखाया जाता है कि हेनरिक और उसके बेटे के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, और जिस तरह से खुद माउंटेन क्लाइंबिंग किया करता था उसी तरह से वो अपने बेटे को भी करवा रहा होता है। तिब्बत के सफर ने हेनरिक के पूरे जीवन को बदल दिया था। उसे जीवन की असलियत का पता चला। उसे पता चला कि पीस, लव यही दुनिया में सब कुछ है। हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए। जिस तरह से हम जीते हैं उसी तरह से दूसरों को भी जीने का अधिकार है। हेनरिक के दोस्त पीटर ने तिब्बत में शादी कर ली थी, इसीलिए वो कभी वहां से आए नहीं।
अंत में हमें बताया जाता है कि जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला किया था तो तिब्बत के 10 लाख लोग मारे गए थे। साथ ही तिब्बत की 6000 मोनेस्ट्रीज को यानी कि धार्मिक स्थानों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। दलाई लामा सन 1959 में हिंदुस्तान आ गए और आज भी वो हिंदुस्तान में ही है। उन्हें सन 1989 में दलाई लामा को दुनिया में शांति का संदेश फैलाने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दलाई लामा और हेनरिक आज भी दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये थी पूरी कहानी 7 Years in तिब्बत की। ये मूवी सन 1997 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हे बडीज, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को एक जबराट लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो तुर्की बहजान स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग, मस्तक के परखच्चे उड़ा देने वाली हॉलीवुड, साई-फाई, थ्रिलर और मिस्ट्री मूवीज की फुल एक्सप्लेन्ड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट्स में जरूर बताना इस मूवी का सबसे शॉकिंग भेजे का भजिया बना देने वाला मोमेंट आपको कौन सा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों और मूवी लवर झंडू झुंड के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डेंजरस, मिस्टीरियस और भेजे का भाजी पाला कर देने वाली अनबिलीवेबल मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सिनेमैटिक एंड कीप वॉचिंग तुर्की बहजान स्टूडियो। अल्लाह हाफिज।